के लिए। और आइए इसी के साथ बढ़ते आगे मार्केट मास्टर्स। वक्त है हमारी इस खास सीरीज का। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब। पराग जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं इस तिमाही के नतीजों के लिहाज से। कहाँ उम्मीद आप कर रहे हैं कि अच्छे नंबर्स रह सकते हैं? किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? जी हंसनी जी, आई थिंक मार्केट फेयरली वैल्यूड है। और इसीलिए जिसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जिसकी कमेंट्री अच्छी होगी, और जो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां होगी वही आगे जाके आउट परफॉर्म करेगी, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट पे काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिफाइनिंग और रिटेल दोनों में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। टेलीकॉम में तो 70-80 हज़ार करोड़ का EBITDA बन ही रहा है। तो रिलायंस में मैं देख रहा हूँ कि लार्ज कैप में रिलायंस फॉलोड बाय ओएमसीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, खास करके बीपीसीएल। उसमें बीपीसीएल की अगर मैं बात करूँ तो 40,000 करोड़ का EBITDA अगर आज की रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन सस्टेन करे तो ये कर सकता है। 1.5 लाख करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, डेट बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से काफी सस्ता स्टॉक है। अगर ये क्रूड ऑयल अगर 70 के ऊपर नहीं जाता है और यही सस्टेन करता है तो इसमें एक काफी अच्छा रिजल्ट है। एशियन पेंट्स दूसरा एक स्टॉक है जो हमने खरीदा था जब स्टॉक 3200 से 2200 आया था। जैसे कि आप अभी बता रहे थे, एशियन पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल, ऐसे स्टॉक्स लेके नींद भी अच्छी आती है, और अगर अच्छे भाव में आपने ले लिया है तो इमीडिएटली आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो एशियन पेंट्स में हमने वही देखा कि ऑयल जैसे ही गिरा, एशियन पेंट्स ने 10% रिटर्न तो दे भी दिया है, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बिकॉज दे आर रीगेनिंग देयर मार्केट शेयर और अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा होना चाहिए, ये स्टॉक भी आगे जाके। गोदरेज कंज्यूमर की मैं बात करूँ, उसका जो बिजनेस अपडेट आया है उसमें आप देखिए, लिक्विड डिटर्जेंट, हेयर हेयर कलर और तीन तीन सेगमेंट्स एक्चुअली, और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स भी, और इनफैक्ट एयर फ्रेशनर भी, चारों सेगमेंट्स में उन्होंने अच्छे ग्रोथ की बात की है। कंसोलिडेटेड लेवल पे डबल डिजिट इबिटा ग्रोथ की बात हुई है। बिकॉज पाम ऑयल के जो प्राइसेस गिरे उनका बेनिफिट Q3 से आना शुरू होगा। कि काफी अच्छे बिजनेसेस है। मतलब आप 12,000 करोड़ की नेटवर्थ पे 3,000 करोड़ का EBITDA करते हो, गोदरेज है। और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गोदरेज कंज्यूमर मुझे लगती है कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। उन्होंने काफी इनोवेशन पे ध्यान दिया है, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड सेगमेंट में भी। अभी वो पेट केयर में आ रहे हैं जहाँ पे वो 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 साल में, जो काफी हाई ग्रोथ सेगमेंट हो सकता है। उन्होंने पार्क एवेन्यू की ब्रांड खरीदी रेमंड से। वो भी एक, तो उनका ये टारगेट है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हमें करना ही है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के एफएमसीजी में ओवरऑल स्लो डाउन था। तो ये सब और दूसरे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमने डीएलएफ खरीदा हुआ है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि डीएलएफ की जो रेंटल इनकम है 6,300 करोड़ की, जिसमें उनका 66% स्टेक है, वो बढ़ के 10,000 करोड़ होने वाली है। आप सोचिए, रेंटल इनकम अगर 10,000 करोड़ हो गई, और उनके पास 280 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड बैंक है जिसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू 1,60,000 करोड़ है। तो वो भी एक स्टॉक है जहां मुझे ऐसा लगता है कि इट इज बैक्ड बाय हार्ड असेट्स। तो क्लियर कट वैल्यू है, और इंटरेस्ट रेट कट होने से डेफिनेटली उनको फायदा होगा। अच्छा, बेहतरीन स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छे नतीजों की आप उम्मीद करके चल सकते हैं, जिसमें रिलायंस, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स है, कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स है, बैंक्स एफएमसीजी पे भी आपने पहले भी बात की थी, आपके पसंदीदा रहे भी हैं, बढ़िया एक्शन होता हुआ भी दिखा सीमेंट शेयरों पर। और कौन से स्टॉक्स है जहाँ पर आपकी नज़र है? अरे जी, ऐसा हुआ कि बैंकिंग और सीमेंट में लकीली हमारे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। तो हमने थोड़ा सा उसमें ट्रिमिंग किया है पोजीशन। हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू सेम है, लेकिन बैंकिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर के रिजल्ट और अगले क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से म्यूटेड रहेंगे। बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ काफी ठंडा था, और निम कंप्रेशन होगा बिकॉज ऑफ 1% आरबीआई ने रेट कट किया है। हालांकि सीआरआर कट की वजह से Q3 Q4 में वो मार्जिन रिबाउंड हो जाएंगे। लेकिन एक बार 2 क्वार्टर म्यूटेड रहेंगे तो थोड़ा सा असर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने काफी प्रॉफिट बुकिंग की है। सीमेंट में भी एक काफी अच्छी तेजी हो गई थी। हमने जब लास्ट टाइम बात किए थे, मैंने अल्ट्राटेक मेरा टॉप बाय बोला था, 11,200-300 का भाव था, अभी 12,300-400 हो चुका है। रेमको सीमेंट भी वहां से 10% बढ़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बड़ी तेजी सीमेंट में होनी थी वो हो चुकी है। हालांकि अगर सीमेंट कंपनीज मॉनसून के दरमियान भी अगर प्राइस डिसिप्लिन टिकाए रखे, और फोकस, जैसे कि श्री सीमेंट ने कहा है, फोकस प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे, तो आगे लंबी तेजी भी हो सकती है। लेकिन एक बार के लिए मैंने मेरी पोजीशन में, हमने हमारे पोर्टफोलियो में थोड़े से ट्रिम किया है, बिकॉज वी वांटेड टू बुक प्रॉफिट आफ्टर सच अ बिग रैली। नहीं, ठीक बात है। तो
अच्छी तेजी बनी और आपकी तो अर्ली एंट्री भी हुई और आपने एक अच्छा बाजार के मुकाबले में बेहतरीन रिटर्न इन सारे शेयरों में बनाया है। एक और इसी लिस्ट में आपके नया शेयर शामिल होता हुआ दिख रहा है, वेल्सपन लिविंग, जरा इसके बारे में बताएं सर। हमने अभी अभी जस्ट उसमें पोजीशन बिगिन की है, क्योंकि ये जो टैरिफ के डिस्कशंस चल रहे हैं, अगर उसमें टेक्सटाइल, जो हमारी गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बहुत कोशिश कर रही है कि टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, उनको उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ यूएस ना लगाए। अगर वो यूएस मान लेता है इस चीज़ को, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसको इसका बेनिफिट होगा। आप देखिए 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कैश प्रॉफिट 1,000 करोड़ करती है, तो आपको 60% कैश प्रॉफिट यील्ड पे है ये कंपनी। और अगर इसको टैरिफ, और ये लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल कंपनी है, तो नेट डेट टू इबिटा भी कंट्रोल में है। तो अगर ये टैरिफ का अगर इसको फायदा होता है, बेसिकली इंडिया पे होम टेक्सटाइल पे टैरिफ कंपेयर टू पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम कम लगती है, तो ये कंपनी को बहुत फायदा होगा। और ये काफी वेल डिसिप्लिन कंपनी है, मुझे ये कंपनी काफी पसंद है। हमने शुरुआत कर दी है, वी आर वेटिंग कि टैरिफ पे ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए। तो ठीक बात है, टैरिफ पर क्लैरिटी आती ही तो कुछ और बेहतर एक्शन देखने को मिलेगा और नतीजों का सीजन भी शुरू होने वाला है। आईटी कंपनियों से शुरुआत होगी। एक बार जरा आपने वैसे तो ओवरऑल बात की, लेकिन आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अनिल जी, आईटी कंपनीज में अच्छा ऐसा है कि बिकॉज यूएस में काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि कोई बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, वो तो मेरे हिसाब से गलत होगा। वैल्यूएशन ठीक ठाक हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ कुछ स्टॉक्स जहाँ पे डिविडेंड यील्ड 4% हो चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि विप्रो है जिसमें बायबैक की उम्मीद भी है। तो बेसिकली, लेकिन मेरा मेरा ये मानना है कि ये रिजल्ट तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आईटी में रहने की उम्मीद नहीं है। हालांकि सिर्फ एक कंपनी है जिसका रिजल्ट शायद उभर के आ सकता है, वो कोफोर्ज है। वो हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, लेकिन जो मैंने कमेंट्री सुनी है जितने आईटी कंपनीज की, उससे सबसे ज्यादा ग्रोथ कोफोर्ज में ही लग रहा है। बाकी सब में आई थिंक आइदर ऑन एक्सपेक्टेड लाइन आएंगे, या तो उससे कम आएंगे, मेरा ये मानना है। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे टैरिफ की सिचुएशन सॉल्व होगी और यूएस के कॉरपोरेट्स अपनी खुद की कमाई के ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे, फिर ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी और धीरे धीरे जाके इसमें रिकवरी आएगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बिकॉज जून महीने से एफएमसीजी में क्लियर रिकवरी दिख रही है, ये दो जो हाई क्वालिटी सेक्टर्स है जिसमें बहुत ही ज्यादा कैश जनरेशन होता है, एफएमसीजी और आईटी, उसमें मेरे हिसाब से इन नियर टर्म और ये रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से आई वुड गो विथ एफएमसीजी मोर देन आईटी। परफेक्ट। आइए इसी के साथ बढ़ते विदा लेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी, समय देने के लिए, विस्तार से नतीजों के सीजन के बारे में हमारे दर्शकों के साथ आपने